Hello everyone. In this video, we are going to cover NCERT of Indian Economic Development of class 11. So first of all, I would like to convey that this NCERT, although every NCERT very relevant, but this NCERT has its own significance for the purpose of exams. देखो, अगर इकोनॉमी में हम वी एवरीवन नो दैट इकोनॉमी में इफ़ वी टॉक अबाउट इकोनॉमी, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में वी आर गोइंग टू कवर दिस एनसीईआरटी एक्सटेंसिवली। ठीक है, अब इकोनॉमी में आप सभी लोग जानते हैं कि आप यू ऑल आर कवरिंग, आप सभी लोग जो है इन सब बुक को सोर्स को कवर करते होंगे। पहला है नितिन सिंघानिया सर बुक, आप नितिन सिंघानिया सर की बुक कवर कर रहे होंगे। ठीक है, या आप विवेक सिंह सर की बुक कवर कर रहे होंगे। ठीक है, या आप मुन्नाल सर के नोट्स कवर कर रहे होंगे, मैंने इसको बुक नहीं नोट्स बोला है। या आप संजीव वर्मा की बुक कवर कर रहे होंगे। ठीक है, और एक आखिरी में वो आती है रमेश सिंह सर की बुक। ठीक है, हालांकि एक नई बुक मार्केट में आई है पियर्सन पब्लिकेशन की, गौरव अग्रवाल सर की बुक। गौरव अग्रवाल सर 2014 या 13 के टॉपर रहे थे यूपीएससी में, और उन्होंने और AIR 1 हासिल करी थी। तो ये सब बुक आप, इनके अलावा अगर आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास नोट्स फॉलो कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप जो है इन सब बुक में से कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सारी बुक अपनी जगह बेस्ट है। अगर आप मुन्नार सर के नोट्स कवर कर रहे हो तो भी बहुत वेरी गुड है। अगर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। बट हम इस बुक से कैसे, मैं आपको बताऊंगा कैसे इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में आए हैं। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 1990s और 2000 क्वेश्चन, रिसेंटली हमारे टाइम के, रिसेंटली 2016 से ले 15 में ले लो, 17 में ले लो, क्वेश्चंस आए हैं। तो अब देखो इस बुक की खासियत क्या है। अगर हम इस बुक को पढ़ें तो सबसे पहले अगर हम कंटेंट देखें, इफ़ वी लुक एट द कंटेंट, तो सबसे पहला चैप्टर हमको मिलता है कि 1947 और 1990 से हमारी इकोनॉमी कैसी थी। दो पार्ट को डिवाइड कर रखा है इस चैप्टर को कि देखो हम इकोनॉमी, हम पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले हमारी जो भी इकोनॉमी थी वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में कवर है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है इकोनॉमिक्स में कि हम प्री इंडिपेंडेंस आपके इकोनॉमी पढ़ें, क्योंकि वो आप मॉडर्न हिस्ट्री में कवर कर लोगे और थोड़ा बहुत सेक्टर, थोड़ा बहुत चीज़ें हमारी इकोनॉमिक्स में बीच बीच में आ जाएगा। अगर अब इकोनॉमी में पोस्ट इंडिपेंडेंस है तो अब ये सबसे पहले चैप्टर बताता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा कौन सा इकोनॉमी किस तरह की थी, उसके बाद हमारी कैसी इकोनॉमी रही, उसके बाद वी विटनेस अ वाटरशेड मूवमेंट इन अवर इकोनॉमी एंड दैट वाज कॉल्ड LPG रिफॉर्म्स 1991 रिफॉर्म्स। दिस वाज अ वाटरशेड मूवमेंट इन द इकोनॉमी। व्हाई? बिकॉज in 1991 period there was a turmoil in the economy, and that may be because of political turmoil, that may be because of a recessionary period, that may be because, अब 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, इस बात को ध्यान रखने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखो हमारी काफ़ी इकोनॉमी, काफ़ी थोड़ा सा जो हमारी 1991 से पहले 1950 की जो इकोनॉमी, काफ़ी हमारी कंफ्यूजिंग इकोनॉमी है। देखो at the time of independence what we inherited a agrarian economy। हमारी agrarian economy थी। कई सारे लोग हमारे जो है एग्रीकल्चर में जो है इंडस थे अपनी लिविंग को करने के लिए, एंड सर्विस सेक्टर वाज वेरी एट अ लो लेवल। इंडस्ट्री के नाम पे हमारे सिर्फ दो इंडस्ट्रीज थी, जूट इंडस्ट्री और दूसरा था हमारे कॉटन इंडस्ट्री। वो भी हमारे इंडिया के कॉटन इंडस्ट्री इधर थी और जूट इंडस्ट्री इधर थी। और जब हमारी जो है इंडिपेंडेंस हुआ तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री जो हमारे थे वो इधर चले गए पाकिस्तान के पास, और जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज हमारे इधर 1971 के दौरान इधर चले गए। तो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर भी काफ़ी हमारा नहीं हुआ करता था।
और सर्विस सेक्टर के नाम पे नहीं था। तो ये वाले चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ चैलेंजेस हमारी इकोनॉमी में आते हैं। जो सबसे पहला चैलेंज है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, देन वी हैव रूरल डेवलपमेंट, देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट, देन वी हैव इन्वायरमेंट, और हमारा कंपैरिजन उस वाले इकोनॉमी में, ठीक है। अब हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, मैं देखो मेरा यह है, या तो मैं चैप्टर 1 2 3 से चलूंगा, या फिर मैं इजी इजी जो आपको समझ में आ जाए वो चैप्टर से मैं करूंगा। तो आई एम ट्राइंग कि मैं आपको सबसे पहले ये चैप्टर कराऊं, या चैप्टर 1 कराता हूं, ठीक है। हाँ, तो अहं, अहं, हाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और बहुत इजी भी है। वाई, देखो सबसे पहले हमें इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट समझना है, हमारे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का कॉज एंड इफेक्ट समझने हैं, रिसोर्स डिप्लेशन समझना है, इन्वायरमेंट चैलेंजेस समझना है, और कुछ इश्यू समझने हैं। तो ये कीवर्ड्स है, ये प्री और मीन्स दोनों में आपके काम आएंगे। बस एक बार मेरी इस वीडियो को ज़रूर सुन लेना, ठीक है। एक बार मेरी इस वीडियो को ज़रूर सुन लेना, ठीक है। अब यहाँ से हमको कैसे पढ़ना है, हमको निकालने, आइडेंटिफाई करने हैं कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स के बेसिस पे हमारे प्री में क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा, उसकी डेफिनेशन, उसका मतलब, उसका कॉन्सेप्ट समझना है। तीसरा चीज, मेंस में उसका रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको व्हाई आई एम डूइंग दो, देखो अगर आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना हो या पूरा वीडियो समझना हो तो आप खुद से पढ़ लो। मेरा ये कहने वाला भाई, जब तक आप ये वीडियो सुन रहे हो, आपको बुक, आपकी इच्छा है पढ़ लो, बट आई विल ट्राई कि बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत ना पड़े। देखो थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आपको पढ़ना है। इन द अर्लियर चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड मेन इकोनॉमिक इश्यूज फेस बाय इंडियन इकोनॉमी। अब देखो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी का मतलब है इकोनॉमी प्रमोट हो रही है हमारे में, बट इकोनॉमी कभी भी इन्वायरमेंटल को इश्यूज को कंसिडर नहीं करती। दैट इज वाई वी विटनेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी, ठीक है। वी हैव टू बेयर इन माइंड द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पास्ट डेवलपमेंट पाथ ऑन अवर इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड कॉन्शियसली चूज अ पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टू अंडरस्टैंड द अनसस्टेनेबल पाथ ऑफ डेवलपमेंट वी हैव टेकन द चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे एक कीवर्ड निकल के आता है, वो कीवर्ड आपको देखना होगा, क्या कीवर्ड है वो, ये कीवर्ड आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, इसका डेफिनेशन यहाँ पे याद कर लो, इससे मेंस में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय ब्रंटलैंड कमीशन, ठीक है। ये एक आगे इस चैप्टर में भी इसका नाम होगा, इस कमीशन में इसका डिफाइन किया था, पहली बार कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसको आप याद कर लो, अभी आगे भी आएगा। और इस कमीशन ने बोला था कि डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन without compromising the need for future generation। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ठीक है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं आपको आगे आने वाले में आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। अब ये बोलना है कि सबसे पहले तो आप इन्वायरमेंट को समझो, उसके रोल को समझो, बिफोर वी कैन डिस्कस द इन्वायरमेंट इश्यूज। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट को समझना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट, देखो व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट क्या होता है। देखो इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स वेदर बायोटिक अबायोटिक दैट सराउंड यू। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि वो सारी चीजें जो आपके इर्द गिर्द हैं,
मीन्स दैट एवरीथिंग। अब आप एक बार स्क्रीन मोबाइल को से ऊपर देखो या लैपटॉप के ऊपर देखो या टैब के ऊपर देखो, देखो आपके सामने आपके पीछे क्या है, आपके पीछे चेयर है जिस पे आप बैठे हो, आपके लेफ्ट में क्या है, आपका दोस्त बैठा होगा, आपके राइट में क्या है, बुक्स रखी हुई है। तो बुक्स अबायोटिक फैक्टर्स है, उसमें जान नहीं है, लाइफ नहीं है। लेफ्ट में आपका फ्रेंड है, उसमें बायोटिक है, वो बायोटिक फैक्टर्स है क्योंकि उसमें जान है। ठीक है, इस डिवाइन इज द टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस। ठीक है, ये देखो इट इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोस फैक्टर्स दैट सराउंड यू वेदर बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, अब इन्वायरमेंट के फंक्शंस होते हैं कि वो रिसोर्सेज सप्लाई करता है। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन है इट वेस्ट को एसेसिमुलेट करता है, लाइफ देता है और एस्थेटिक रिसोर्स सर्विसेज देता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अभी रिलेवेंट नहीं है इकोनॉमी के लिए, बट आगे हम बीच बीच में कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कैरिंग कैपेसिटी एंड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। व्हाट इज दिस? देखो, हाँ, the rising population of the developing countries and the affluent consumption product standards of the developed world have placed a huge stress on the environment in terms of its two function. Many resources have become extinct and the waste generated are beyond the absorptive capacity. ठीक है, अच्छा, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है, इससे मेंस में क्वेश्चन आया है, मेंस में क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कैरिंग कैपेसिटी? दिस इंप्लाइज that the resource extraction is not above the rate of regeneration of the resource and the waste generated are within the assimilating capacity of the environment. फॉर एग्जाम्पल, अब आपकी जेब है, आपकी जेब में सिर्फ और सिर्फ 4x आ सकते हैं, तो दैट इज योर कैरिंग कैपेसिटी। आप 4x से ज़्यादा रखोगे तो x टूट जाएंगे, अगर आप नॉन वेज हो या एगिटेरियन हो। वेज में आप एप्पल्स के एग्जाम्पल ले लो, तो दैट इज योर कैरिंग कैपेसिटी। सिमिलरली इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है द मैक्सिमम कैपेसिटी विद इन अप टू विच रिसोर्स कैन बी रीजनरेटेड एंड वेस्ट कैन बी जनरेटेड, कि उसके ऊपर रिसोर्स जनरेट नहीं हो सकते। ठीक है, अगर ये कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर हो जाएगा तो लाइफ जो उसका इन्वायरमेंट का जो मेजर फंक्शन है लाइफ सस्टेन करने का, वो पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, मीन्स द एबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। दिस द रिजल्ट वी आर टुडे द थ्रेशोल्ड ऑफ इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे आपको देखो, अगर आप पीरी से फोकस करो तो दो टर्म को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, कैरिंग कैपेसिटी एंड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। प्री में दोनों का डिफरेंस आ सकता है या दोनों का मतलब आ सकता है। देखो, अब यहां पे हमें जो कीवर्ड मिला है वो इस तरह से मिला है, ये बोला है कि एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। यहां पे जो कीवर्ड आया है वो एब्जॉर्ब आया है, कि डिग्रेडेशन को एब्जॉर्ब करना। वेयर एज यहां पे जो कीवर्ड आया है वो रेट ऑफ रीजनरेशन है। कैरिंग मीन्स रेट ऑफ रीजनरेशन, यहाँ से वो कितना आपकी कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की, यहाँ से कितनी कैपेसिटी आपकी कैरी करने की। ठीक है, उसके अलावा आप ये बॉक्स अपने आप पढ़ोगे, इसको समझोगे। ठीक है, एंड यहाँ पे एक टर्म आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको मैं आपको समझाऊंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का देखो, फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली मतलब है, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अगर आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे होते तो आप जो है प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे होते। ठीक है, उसमें आपको 60,000 रुपये मंथली मिल जाते। ठीक है, अब आप क्योंकि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी में जो एक्चुअल कॉस्ट लगा पर मंथ वो आपका 25,000 रुपये लगा, पर आईएएस का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है 60,000। इसका मतलब होता है कि द
द बेनिफिट foregone from the next best alternative ये चीज हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये आप खुद पढ़ोगे ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, दामोदर वैली के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, दामोदर डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है। दामोदर वैली एक मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसका जब आप ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले क्या समझाया आपको, वेटलैंड कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। क्या डेफिनेशन है बताइए? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। उसके बाद ये टर्म आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद हमारे फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट समझे। उसके बाद वी हैव अंडरस्टूड द कैरिंग कैपेसिटी एज वेल एज एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग आया, वो आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, देन वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद ओजोन डिप्लेशन का आया कि ओजोन कैसी होती है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ओजोन क्या होती है। ओजोन डिप्लेशन, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन दो तरह की होती है, ग्राउंड लेवल ओजोन होती है और अपर लेवल ओजोन होती है। अपर लेवल ओजोन होती है वो आपको प्रोटेक्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट को फ्रॉम द हार्मफुल रेज दैट कम्स फ्रॉम द सन। वेयर ग्राउंड लेवल ओजोन होती है वो थोड़ी सी डेंजरस होती है। तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि दामोदर वैली को पढ़ लेना। अब ये थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, आइए। ठीक है, अब इंडिया एज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्स इन द टर्म्स ऑफ रिच क्वालिटी। ओके, द ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर कॉटन, ये तो हमको पता है। ठीक है, इंडो गैंगटिक प्लान के बारे में बताया। ठीक है, लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन और नेचुरल गैस आर फाउंड इन द कंट्री। इंडिया काउंट्स फॉर नियरली 8% ऑफ टोटल आयरन और रिजर्व। ठीक है, ये हमारे जो है ह्यूमन ज्योग्राफी बता रहे हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद अब हमारे इसमें इन्वायरमेंट ने इश्यूज बताए, क्या क्या इश्यूज है। लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉल्यूशन और व्हीकुलर एमिशन। उसके बाद फ्रेश एक्वाटिक मैनेजमेंट। लैंड इन इंडिया सफर्स फ्रॉम अ वेरिंग डिग्रीज एंड टाइप ऑफ डिग्रेडेशन स्टेमिंग मेनली फ्रॉम अनस्टेबल एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। देखो, इस चैप्टर में कहने का मतलब यही कि इकोनॉमी हमारी ग्रो हो रही है, बट हम इकोनॉमी को ग्रो करने के चक्कर में हम अपने इन्वायरमेंट को भूल रहे हैं। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इन्वायरमेंट। यहाँ से एक मूवमेंट आता है चिपको और अपिको मूवमेंट, ये आप पढ़ना, बस रीड करना है। ठीक है, एंड अब ये एक डेटाबेस इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है 70% पॉपुलेशन वर्ल्ड की ह्यूमन एनवायरनमेंट देता है एंड 20% ऑफ लाइव स्टॉक ऑन अ मेरा 2% एरिया। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है वर्ल्ड का शेयर में? 17%। वे लैंड कितना प्रोक्योर करता है? 2.5% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। 17% किसका? पॉपुलेशन का। ठीक है, उसके बाद 20% किस चीज़ में? लाइव स्टॉक में। ठीक है, डेटा एक्सट्रैक्ट करते जाओ एनसीईआरटी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एयर पॉल्यूशन कॉन्सेप्ट समझाया। एयर पॉल्यूशन में हमारे व्हीकुलर एमिशन सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कंसर्न है। अब इंडिया वन ऑफ द 10 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है, अब यहाँ पे देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट आ गया। अब इन्वायरमेंट इकोनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट एंड नीड ईच अदर। ठीक है, तो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, ये मैंने बताया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एम्फेसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री वालों जो प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है
द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉरी The concept of sustainable development was emphasized by United Nations Conference of Environment and Development. प्री में क्वेश्चन आ चुका है और आने के चांसेस भी हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज किया था यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस ने. उसने डिफाइन किया डेवलपमेंट दैट मीन्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, और रीड द डेफिनेशन अगेन. यहाँ पे नीड है. अब यहाँ पे एक कॉमन फीचर आती है सेमिनार रिपोर्ट दैट गिव द डेफिनेशन एक्सेल सस्टेन डेवलपमेंट. ठीक है, उसके बाद अब ब्रेंट लैंड कमीशन आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब उसके बाद अब ये आपको पढ़ना है कि स्ट्रेटजीज क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. ठीक है, आप जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स रिसोर्स यूज़ करो, एलपीजी यूज़ करो, सीएनजी अर्बन एरिया में यूज़ करो, विंड पावर यूज़ करो, सोलर सेल यूज़ करो, मिनी हाइडर प्लांट यूज़ करो, ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिस यूज़ करो, बायो कंपोस्टिंग यूज़ करो, बायोपेस्ट कंट्रोल यूज़ करो. कंक्लूजन पढ़ लेते हैं एक बार. ठीक है, रिकैप जरूर पढ़ते हैं हम लोग. इन्वायरमेंट परफॉर्म्स फोर फंक्शन. रिसोर्स सप्लाई करता है, एसेसिमिलेट वेस्ट करता है, सस्टेन लाइफ करता है. ये हमारे कुछ इन्वायरमेंट के इश्यूज है. और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी प्रेशराइज करता है. इन्वायरमेंट जो इंडियन इन्वायरमेंट दो तरह से कंसर्न में आते हैं. पहला पावर्टी इंड्यूस्ड इन्वायरमेंट, पावर्टी इंड्यूस्ड इकोनॉमी. ये एक विशियस साइकिल होती है. दादा गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट मीन्स अटेम्प्ट टू सस्टेन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है. डेवलपमेंट का सस्टेन जो है हमारे पास जो डेफिनेशन आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैंने आई थिंक कवर अप कर दिया है और बहुत ब्रीफ में कवर किया है मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मैंने डिटेल में नहीं किया, बट वॉट एवर बहुत इंपॉर्टेंट मैंने PYQs कवर किए, तो इसलिए वी